नमस्कार, मैं जनभक्त अशोक। आज चर्चा का विषय है भारत के संविधान का अनुच्छेद 30। इसको लेकर तमाम तरीके की भ्रांतियां हैं, तमाम तरीके के सवाल हैं और तमाम जानकारियां लोग जानना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाती। अब ये जो संविधान का अनुच्छेद है, इसके क्या क्या नुकसान है, किस वजह से ये लगाया गया था और इसके द्वारा संविधान के ही जो दूसरे अनुच्छेद हैं उनसे इसका क्या टकराव है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अब मांग उठने लगी है कि संविधान के इस अनुच्छेद को हटाया जाए, क्योंकि ये एक विभेदकारी अनुच्छेद है और जो संविधान का मौलिक अधिकार के तहत समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 के तहत, उससे ये टकराव पैदा करता है। अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से समानता का अधिकार प्राप्त होगा, उनके साथ किसी भी तरीके का भेद या विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 30 जो कहता है, पहले मैं आपको उसके प्रावधान बता देता हूं, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। इसमें दो पार्ट हैं दरअसल, लेकिन एक और पार्ट एक करके इसमें जोड़ा गया, उसकी भी चर्चा करेंगे। पहला पार्ट में था कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अधिकार होगा। यानी कि कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक या भाषाई अल्पसंख्यक अपने मर्जी की, अपने अनुसार शिक्षण संस्थान बना सकता है और उसको चलाने के अपने नियम बना सकता है। यानी प्रशासन भी वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इसकी छूट उनको होगी। इसके अंदर एक चीज़ जोड़ी गई जो कि संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, और वो क्या थी? इसमें कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा जो भाषाई या धार्मिक होंगे, उनके द्वारा जो ऐसी संस्थान स्थापित किए जाएंगे, उसको अगर गवर्नमेंट एक्वायर करना चाहेगी या फिर गवर्नमेंट उसके लिए ज़मीन की कीमत लेना चाहेगी, तो वो उससे ज़्यादा नहीं होगी जो कि उस संस्थान का बजट है। यानी आप समझ लीजिए कि अगर कोई अल्पसंख्यक संस्थान कहता है कि मेरे पास केवल 1 लाख रुपए हैं और उसने ज़मीन कहीं हथिया रखी और वो कहता है इस ज़मीन को मेरे नाम कर दो, तो वो 1 लाख रुपए में ही गवर्नमेंट को उसको देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा संवैधानिक संबंध जो उपबंध में संशोधन करके जोड़ा गया, उसकी वजह से ये कह दिया गया कि राज्य को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम उतनी हो कि इस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्वाधित या निराकृत न हो जाएं। यानी कि किसी भी तरीके से एडवर्सली इफेक्ट नहीं करना चाहिए उस संस्थान को जिसने ये जो ज़मीन ले रखी है। ये जो ज़मीन एक्वायर अगर गवर्नमेंट करना चाहेगी तो उसके हिसाब से होगा, या उसको देना चाहेगी तो उसके हिसाब से होगा। यानी कि अगर वो कहते हैं कि कम पैसे में दे दो, तो कम पैसे में ही गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। सीधे तौर पर इसको कह सकते हैं कि सस्ते दामों पे उनको ज़मीन दे दी जाएगी। उसके अलावा जो दूसरा इसमें उपबंध है, वो कहता है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के साथ भेदभाव नहीं करेगा, और यदि वो धर्म या भाषा के आधार पर कोई अल्पसंख्यक संस्थान है। यानी समझ लीजिए आप कि राज्य सरकारें शिक्षण संस्थाओं को एड देती है, वहाँ के कर्मचारियों को सैलरी दी जाती है राज्य सरकार की तरफ से, और काफ़ी सारा ग्रांट दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है। ऐसा अनुदान ऐसी संस्थाओं को देने में राज्य रोकेगा नहीं, यानी कि इनको भी ऐसा अनुदान मिलेगा। अब आप समझ लीजिए कि इतना सब होने के बाद तो फिर लोग कहेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है। जैसा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक बात चल रही है कि अगर वो लोग अपने यहाँ कुरान पढ़ाते हैं तो या बाइबल पढ़ाते हैं, तो फिर हिंदुओं को गीता पढ़ाने से किसने रोका है? वो अपनी संस्था बना लें। वो अगर बनाते हैं तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से एड नहीं मिलेगा, ग्रांट नहीं मिलेगा, उसे अपने खर्चे पर वो सब चलाना पड़ेगा। समझ लीजिए। दूसरी बात यह है कि जितने भी बाकी संस्थान होते हैं उनके प्रशासन में राज्य का हस्तक्षेप होता है, लेकिन इस तरीके के जो माइनॉरिटी के तौर पर इंस्टीट्यूट बन जाएगा, उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा किसी भी हद तक। जैसा कि अभी पिछले दिनों मामले आए थे, अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो, बहुत ज़्यादा अव्यवस्था भी हो, तब भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार कितना भी चाहने के बाद उसमें किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको एक शील्ड मिली हुई है, उसको एक बचाव मिला हुआ है धारा 30 के तहत संविधान के द्वारा। यानी सीधे तौर पर ऐसे संस्थानों को हर तरीके की छूट है कि वो कोई भी नियम बनाएं, किसी भी तरीके की स्थिति में वो करें। और दूसरी बात यह है कि कई राज्यों ने इनके जो द्वारा दी गई डिग्रियां हैं
उनको अपने यहाँ एट पार मान लिया है, उनको इक्विवेलेंट मान लिया है दूसरी जो डिग्रियां या सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो ये भी एक अलग तरीके की बात है, क्योंकि अगर ऐसा बहुसंख्यक वर्ग करता है तो उसकी जो डिग्रियां हैं उनको मान्यता नहीं होगी, उसे बोर्ड से पहले स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से पूरी तरह विभेदकारी ये जो स्थिति है उसकी वजह से इसका विरोध होता रहता है, सवाल उठते रहते हैं। चूँकि जो संविधान का अनुच्छेद 14 है वो समानता की बात करता है, लेकिन यहाँ पर असमानता की बात कर रही है, यहाँ पर विशेषाधिकार की बात की जा रही है। और इस विशेषाधिकार का जो स्थितियाँ हैं उसको अगर और ज़्यादा व्याख्यायित करें तो उसको आप फिर से समझ सकते हैं कि समानता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए भारत के अल्पसंख्यक समुदाय को जो विशेषाधिकार दिए गए हैं वो उनके हितों को ध्यान में रखते हुए किए गए। साथ ही साथ ये कहते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने का उनका विशेषाधिकार है, उनको प्रबंधित करने का विशेषाधिकार है, लेकिन राज्य को मॉनिटरिंग करने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य को यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि संपत्ति अधिग्रहण के लिए जो जमीन की राशि मांगी जाएगी वो किसी भी हालत में उसके जो मर्जी के खिलाफ या वो जितना तय कर ले उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो एक तरीके से इसमें एक और चीज़ जोड़ दी गई कि जिस तरीके से राज्य अन्य स्कूलों के लिए प्ले ग्राउंड देता है, बाकी सुविधाएं देता है, तो वो ऐसी संस्थाओं को भी इस तरीके की सुविधा देगा जो कि अन्य को मिलती है। अब इसमें सबसे बड़ा बात जो सवाल है वो ये है कि फिर आपत्ति कहाँ से पैदा होती है। आपत्ति पैदा होने के कई सारे कारण। ये जो विशेषाधिकार है ये केवल विशेष समुदाय के लिए है। राज्य का इसमें पैसा लगता है जो वर्ग सभी वर्गों से आता है, लेकिन इस पर खर्च होगा और इसका फायदा ये अपने हिसाब से अपने वर्ग विशेष को देंगे, जो कि सीधे तौर पर एक विशेषाधिकार का विशेष तरीके से पालन करने की बात हो गई। तो सीधे तौर पर यहाँ पर समानता के अधिकार का हनन हो रहा। फिर दूसरी बात अब आती है कि क्या इसमें जो दूसरे नियम कानून संविधान द्वारा प्रदत्त हैं उसके आधार पर किसी व्यक्ति को अधिकार मिलेगा? तो कतई नहीं मिलेगा। इन संस्थानों में जो 25% गरीबों को स्कूलों में रिजर्वेशन की बात की गई वो नहीं मिल सकती, और उससे भी पहले जो आरक्षण लागू किया गया था भारत का संविधान लागू होते हुए, जो पिछले 70 सालों से चला आ रहा है, वो आरक्षण का लाभ भी यहाँ किसी व्यक्ति को नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वर्ग विशेष के लिए होगा, किसी और के लिए नहीं। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर SC/ST वर्ग का कोई विद्यार्थी ऐसे संस्थानों में एडमिशन चाहता है तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, न OBC के किसी व्यक्ति को मिलेगा। तो सीधे तौर पर जो पिछड़ा वर्ग और जो अनुसूचित वर्ग है उसके लिए जो विशेषाधिकार संविधान ने दिए गए हैं उनको भी इसमें नहीं मिलता है, जबकि उसको एड और बाकी सुविधाएं केंद्र से और राज्य सरकार से मिलती है। इसलिए भी ये विभेदकारी है। और भारत के एक बहुत बड़े वर्ग जिसके लिए कहा जाता है ये दलित वर्ग है, या उसको कहा जाता है कि ये जो है किसी तरीके से पीड़ित वर्ग है, उसको भी जो लाभ मिलने की बात है वो ऐसे संस्थानों में नहीं दी जाती है। इस वजह से भी इसका विरोध होता है निश्चित तौर पर। जिस तरीके से उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें होते हुए इनके पास जो प्रबंधन की स्वतंत्रता है उसकी वजह से ऐसे संस्थानों का ज़्यादातर दुरुपयोग होता है। एक तो इनको मिलने वाली जो आमदनी होती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, उसकी कोई जांच नहीं होती, क्योंकि इनके जो प्रबंधन में ऑडिट जैसी चीज़ें जो दूसरी जगह होती है यहाँ ज़रूरी नहीं है। वो चाहे तो ऑडिट कराएं, न चाहे तो न कराएं, हिसाब देना चाहे तो दें, न चाहे तो न दें, लेकिन सरकार उनको ग्रांट देती रहेगी। वो अपने तरीके से लोगों को अपने धार्मिक जो प्रचार है वो करते रहेंगे और उसमें वो कैसे भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि संविधान ने अल्पसंख्यकों के नाम पर कुछ विशेष वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार दे दिए, जिसमें देखने को ये मिलता है कि ज़्यादातर जो छोटे छोटे वर्ग हैं, छोटे छोटे जिन्हें माइनॉरिटी कहा जाता है, वो इसका दुरुपयोग तो क्या प्रयोग भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन 1-2 वर्ग ऐसे हैं जो इसका बहुतायत में दुरुपयोग करते हैं। और देखने में ये आया है कि पूरे देश में उर्दू के नाम पर कम से कम 2 दर्जन यूनिवर्सिटी खुली हुई हैं, जिनमें एडमिशन का अधिकार किसी अनुसूचित जाति की या जनजाति के व्यक्ति को नहीं है, किसी पिछड़ा वर्ग के जाति के व्यक्ति को नहीं है, लेकिन सारी सुविधाएं वो केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त करते हैं। अब सोचिए कि किसी व्यक्ति के आसपास ऐसा संस्थान है और उससे 20 किलोमीटर दूर पे दूसरे तरीके का जो सामान्य संस्थान है वो है, तो उसको 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, लेकिन वो अपने आस पड़ोस के इस तरीके के संस्थान में एडमिशन नहीं ले सकता है, क्योंकि धारा
30 जो है अनुच्छेद 30 जो है संविधान का, वो इसकी इजाज़त नहीं देता और इसी की आड़ में ये लोग इस तरीके से मनमानी करते हैं जिसका विरोध होता है और इसकी प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़े होते हैं कि इसको ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी। एक तरफ आप समानता की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप बात करते हैं विशेषाधिकार की। जैसे ही आप विशेषाधिकार देने की बात करेंगे तो समानता खत्म हो जाएगी और जो मौलिक अधिकार हैं उनमें कई सारे मौलिक अधिकार इससे प्रभावित होंगे। जबकि स्पष्ट तौर पर संविधान जब बना था तो उसमें कहा गया था कि जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान की मूल भावना है, यानी कि पूरा का पूरा जो संविधान है उसकी जो व्याख्या है, जो इसका इंटरप्रिटेशन है या उसकी जो एक तरीके से उसको लागू करना है, वो संविधान के मूल अधिकारों को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा इस विशेष अनुच्छेद के तहत नहीं होता है, जो कि सीधे तौर पर एक विरोधाभास पैदा करता है और इसी वजह से इसके लेकर बार बार विरोध के स्वर उठते रहते हैं। और आज फिर से एक बार ये विरोध के स्वर उठे जब कैलाश विजयवर्गीय ने इस अनुच्छेद को लेकर एक टिप्पणी की। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि ये जो अनुच्छेद है इसको हटाए जाने की, इसकी व्याख्या करने की ज़रूरत है, इसको दोबारा से देखने की ज़रूरत है, क्या ये प्रासंगिक है या नहीं है। निश्चित तौर पर ऐसा कह के उन्होंने एक नई चर्चा छेड़ दी है और इसको लेकर कांग्रेस जैसी पार्टियां जो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं वो इसको तूल देंगी और वो ये कहने की कोशिश करेंगी कि जो केंद्र सरकार है जिस तरीके से उन्होंने 370 और 35 से हटाया है उसी तरीके से संविधान के अनुच्छेद 30 को हटाना चाहती है और इसीलिए इन्होंने इस चर्चा को आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो संविधान को समझ रखते हैं और जो पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति को भी मानते हैं, सबसे बड़ी बात है कि भारतीयता की बात आप जब करते हैं तो निश्चित तौर पर विशेषाधिकारों की बात नहीं होती है। हाँ, अगर कोई कमज़ोर है, किसी को ज़रूरत है तो बाकी लोग अपना अधिकार उसको दे सकते हैं, लेकिन वो विशेषाधिकार के तौर पर नहीं हो सकता। किसी पीड़ित व्यक्ति की या किसी ज़रूरतमंद की सहायता आप उसकी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं पीड़ित हूँ तो इसलिए मेरे को विशेष रूप से आपको ये रियायत देनी पड़ेगी। और ऐसी रियायत देने की वजह से कई सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। कई सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिनको लेकर तमाम बार आरोप लगते रहते हैं, लेकिन चूंकि इस तरीके का विशेषाधिकार उन्हें मिला हुआ है कि केंद्र या राज्य सरकार उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, तो वो सीधे तौर पर इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करते हुए कई बार तो देश विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को भी प्रश्रय देने लगते हैं, संरक्षण देने लगते हैं, जो कि सीधे तौर पर संविधान में कहीं भी इसकी भावना नहीं की गई थी। और न संविधान निर्माताओं ने यह सोचा होगा कि जो एक छूट वो देने जा रहे हैं उस छूट का दुरुपयोग इतने बड़े स्तर पर होगा। और इसके साथ साथ जो विदेशों से फंडिंग भी लेते हैं ऐसे संस्थान, उसको लेकर भी राज्य सरकारों के जो नियम कानून हैं वो इसमें सीमित हो जाते हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादातर ऐसे संस्थान विदेशों से फंडिंग ले लेते हैं, जिसको लेकर अभी पिछले दिनों इस सरकार ने कई सारे नियम और कानून बनाए थे और FCRA को लेकर कई रेगुलेशंस में बदलाव भी किया था। तो निश्चित तौर पर ऐसे किसी भी विभेदकारी अनुच्छेद के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से उसको आवश्यक है और जनता ये चाहती है तो उसको हटाए जाने की भी ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।